आज आप लोग लड़की को देखने फिर मिलेंगे, रेस्टोरेंट आ सकती हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मुझे तो जल्दी से अपनी छोटी बहू लानी है। इस बड़ी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। एक नंबर की कामचोर है ये। आप लड़की वालों को बता दीजिए हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। शाम को गायत्री अपने परिवार के साथ फिर मिलेंगे रेस्टोरेंट पहुंची, जहाँ नेहा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई। वाह, ये तो कोई सुपर मॉडल लगती है। हाँ, दिखने में तो हूर की परी है, लेकिन क्या ये घर के कामकाज जानती होगी? अच्छा बेटी, क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। इतना ही नहीं, ये जॉब भी करती है, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट। ये बात सुनते ही अनुप्रिया का माथा ठनक गया। है, ये तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर ही गया। अगर ये जॉब पर रहेगी तो मेरा क्या होगा? माँ जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती है, और ये नाइट जॉब भी करती है, तो मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे? कह तो तू ठीक रही है। नहीं नहीं, ये लड़की नहीं चलेगी। अपने घर में रात को थोड़ी ना काम करवाऊंगी इससे। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती। हाँ ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जेठानी खुश हुई कि उसके ससुराल में नौकरी वाली देवरानी आने से बच गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई नौकरी करने वाली देवरानी उसके ससुराल में आए, नहीं तो घर का सारा काम उसको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सास को भड़का दिया और ये रिश्ता भी टूट गया। कुछ दिन बाद गायत्री अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता में उदास बैठी थी। तभी उसकी बहन लता वहाँ आई। क्या बात है मेरी गट्टो, इतना उदास क्यों लग रही है? अरे दीदी तुम आओ आओ। गट्टो, मेरी ननद की एक बेटी है सगुन, बड़ी ही गुणी सुंदर और संस्कारी लड़की है। कहो तो बात करूं उससे? सच में? तो बात आगे बढ़ाओ ना। अब लता देवी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिन बाद वो सब लड़की वालों के घर आ गए। देखती हूँ आज कैसी लड़की पसंद करते हैं। अगर मेरे काम की नहीं हुई तो उसको भी चलता करूंगी। संडे को वो सभी उस लड़की जिसका नाम सौंदर्य था उसे देखने गए। सौंदर्य दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही घर के सभी कामकाज भी जानती थी। जेठानी ने तो छूटते ही पहले एक सवाल पूछा। सौंदर्य, नाम तो बड़ा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? जी दीदी, मैं घर के सारे कामकाज कर लेती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम कोई नौकरी तो नहीं करती हो ना? जी नहीं, मैं नौकरी नहीं करती। मैं तो। ये सुनकर जेठानी तो बड़ी ही खुश हुई। बस बस बस, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे मेरी पसंद की नौकरानी मतलब देवरानी मिली गई। माँ जी, मुझे ये देवरानी बहुत पसंद है। रौनक और सौंदर्य के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और सौंदर्य आखिरकार सबको पसंद भी आ गई। फिर उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। कुछ महीने बाद सौंदर्य उस घर की बहू बनकर आ गई। उसकी जेठानी और सास ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लो भाई, अब मैं जेठानी बन गई। इस घर में अब मेरी देवरानी आ गई। अब इस घर के सारे कामकाज मेरी देवरानी सौंदर्य के जिम्मे। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म कर। अभी उसे आए हुए कुछ पल भी नहीं हुए और तुम आते ही उस पर काम डालने लगी। अरे माँ जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, अपनी देवरानी की टांग खींच रही थी बस। फिर नई बहू का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। शादी की थकावट में सब जल्दी ही सो गए, लेकिन अगली सुबह सौंदर्य जल्दी उठकर जाग गई। ये देख जेठानी बड़ी खुश हुई। हाय, मेरी मेहनत रंग लाई। इतने सालों से जैसी देवरानी की खोज में कर रही थी, वो मुझे अब मिल गई। वाह वाह। लेकिन अगली पल जैसे अनुप्रिया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। दीदी, आप तब तक कॉफी बना दीजिए, मैं उतनी देर में नहा कर आती हूँ। हैं? अच्छा ठीक है। ये सुनकर अनुप्रिया का माथा ठनक गया, लेकिन फिर उसे लगा कि आज उसका पहला दिन है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबके लिए कॉफी बनाई, घर की सारी सफाई की, सबके लिए खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। तब जाकर उसकी देवरानी नहाकर और पूजा पाठ करके आई। फिर आकर उसने मीठे में सबके लिए हलवा बनाया। इतना किचन तो मैंने सारा खाना बनाने के वक्त भी नहीं फैलाया जितना इस महारानी ने एक हलवा बनाने में फैला दिया। ऊपर से मैडम कहकर गई है बर्तन मैं साफ करूं, जैसे इसके बाप की नौकर लगी हूँ। सबके साथ खाना खाने के बाद सौंदर्य अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। अब बेचारी जेठानी पीछे से सारे बर्तन अकेले धोती है। ये अच्छी परेड लगी है मेरी। सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बैंड बजी पड़ी है। शाम को वो पगफेरों की रस्म से वापस आती है तो जेठानी मन ही मन सोचती है, अब देख बच्चू, कैसे मैं कल से तुझसे सारा काम करवाती हूँ। लेकिन अगले दिन जब अनुप्रिया सोकर उठती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी देवरानी हाथ में बड़ा सा सूटकेस लेकर तैयार होकर खड़ी थी। अरे देवरानी जी, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो भाभी, मैं और ये हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और 2 हफ्ते बाद लौटेंगे। ये सुनकर तो अनुप्रिया चुप ही रह गई, लेकिन फिर उसे लगा चलो कोई बात नहीं, अब जहाँ इतना झेला है तो कुछ दिन और सही। अब वो अगले 2 हफ्ते तक घर के सारे कामकाज अकेले करती है और 2 हफ्ते बाद उसकी देवरानी जब हनीमून से लौटती है। ये लीजिए जेठानी जी, ये गोवा की ड्रेस और चॉकलेट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अच्छा वो मैं कह रही थी खाना बना, आप लोग खा लो जेठानी जी, हम तो बाहर से खाकर आए।
ये कहकर सौंदर्य अपने कमरे में चली गई। खाकर आए लेकिन मैं तो बनाने के लिए कह रही थी। बस बहुत घूम ली ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, जब घर के सारे काम कल से तुम्हें अकेले करने पड़ेंगे। अगले दिन अनुप्रिया जानबूझकर देर तक सोती रहती है। ये देख उसकी सास उसको जगाने उसके कमरे में जाती है। बहू, ओ बड़ी बहू, ये क्या, तू अभी तक सो रही है? सुबह के 8 बज गए, घर के काम नहीं करने? क्या माँ जी, अब तो इस घर में छोटी बहू भी आ गई, उस देवरानी से भी करा लो काम। अरे देवरानी तो तब करेगी ना जब वो घर पर रहेगी। है, अब कहाँ भाग गई? भाग नहीं गई जेठानी जी, बल्कि जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? काम पर। लेकिन तुमने तो कहा था तुम कोई नौकरी नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं कोई नौकरी नहीं करती, बल्कि मैं खुद का बिजनेस करती हूँ। उस दिन आपने मेरी बात पूरी कहाँ होने दी। मेरा खुद का बुटीक है तो वहीं जा रही हूँ। काफी दिन हो गए ना, तो काफी सारा काम पेंडिंग है। और हाँ, आप मेरे खाने की टेंशन मत लेना, मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लूंगी। अच्छा माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं चलती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। जीती रहे बहू, जा जा संभल कर जाना। जी माँ जी, बाय बाय जेठानी जी। और तू अब तक क्या बिस्तर पर पड़ी है? चल अब जल्दी से, वो कब से तुझे बुला रहे हैं। कौन माँ जी? तेरे झाड़ू पोछा बर्तन, और कौन? ये कहकर गायत्री देवी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और बेचारी अनुप्रिया अपना माथा पकड़कर बैठ गई। सुमित्रा के दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हुई। जहां उसकी बड़ी बहू अर्चना सरल स्वभाव की थी, तो वहीं छोटी बहू अंकिता काफी चंट और चालाक थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहुओं को उस घर में आए हुए 6 महीने बीत गए। अंकिता का पति जहां ठीक ठाक कमाता था, तो वहीं अर्चना के पति की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी। इसलिए घर खर्च चलाने में अर्चना भी नौकरी करने लगी। अर्चना नौकरी करती थी और शाम को घर लौटती थी, इसलिए रात की रसोई का काम उसके हिस्से आया, जबकि दिन की रसोई अंकिता ने संभाली। एक रोज अर्चना सीधी ऑफिस से आई और रसोई में घुस गई। भाभी, आप अब आ रही हैं? आप जानती हैं ना सबको डिनर समय पर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपने आने में देर कर दी। वो अंकिता, आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। अंकिता बहू, बड़ी बहू अभी आई है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दे, पानी तो पीने दे। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूंगी। ये भी तो इस घर की बहू है, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना घर के काम करने का। अच्छा भाभी, अब आप पहले बर्तन धो लीजिए, फिर रात का खाना बना लीजिए। वो क्या है ना, घर में कई सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। थकी हारी अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। अंकिता बहुत चालाक थी। वो दिन की रसोई तो बनाती, लेकिन ज्यादातर बर्तनों का ढेर अपनी जेठानी के लिए रख देती। दोनों देवरानी जेठानी में काम बटा हुआ था। अर्चना के हिस्से में रात का काम था, इसलिए वो रात को घर आकर पहले दिन के बर्तन धोती, जिसके बाद रात के लिए सबका खाना तैयार करती, फिर बर्तन धोती, तब जाकर कहीं सोने जा पाती। लेकिन इन सब कामों में उसे रात के 12 बज जाते। फिर अगली सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती। उसकी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस तो आता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इन सब कामों में अर्चना को ऑफिस के लिए देर हो जाती थी और उसे अपने मालिक से डांट खानी पड़ जाती थी। क्या बात है अर्चना, आज तुम फिर लेट हो गई। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो अपने लिए दूसरा ऑफिस ढूंढ लो। हमें लेट लतीफ स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे से ऐसा हुआ ना, तो मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। सबके सामने मैनेजर उस पर इस कदर चिल्लाया कि उसके आंसू निकल गए। फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आकर फिर रात की रसोई संभालो। अंकिता तो चालाक थी, उसने आसान सा काम पकड़ रखा था। वो दिन में दाल चावल उबालकर फ्री हो जाती, जबकि बेचारी अर्चना को डिनर में रात को 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती। फिर पूरे परिवार के लिए भरी गर्मियों में 1-1 घंटा खड़े रहकर ढेर सारी रोटियां बनाओ, वो अलग। भाभी, मेरा ना आज डिनर में इस कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। और हाँ, मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं अपने रूम में एसी में बैठकर ही खा लूंगी। ठीक है अंकिता, थोड़ा वेट करो, मैं लाती हूँ। अर्चना ने गर्मा गर्म पराठे अपनी देवरानी को जाकर दिए। एक रोज उसे तेज बुखार था। बड़ी बहू, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू ऐसा कर, तू सो जा, आज की रात की रसोई मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी कल संडे है तो मेरी छुट्टी है।
तो सुबह थोड़ा ज्यादा देर तक आराम कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अंकिता अच्छे से जानती थी कि अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो कभी उसकी मदद करने आगे नहीं आती। जहां अर्चना छुट्टी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अंकिता को भी पूरे हफ्ते भर इसी दिन का इंतजार रहता। अगली सुबह, भाभी भाभी उठिए, आज आपकी छुट्टी है ना, तो सारा किचन साफ कर दीजिए। रसोई की अलमारियां और डब्बे बहुत गंदे हो रहे हैं। बहू, ये काम तू किसी और दिन भी तो कर सकती है। बड़ी बहू को एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसे आराम भी करने दे। हाँ, मुझे भी तो आज का ही दिन मिलता है। और भाभी, मुझे आज पार्लर भी जाना है, इसलिए साफ सफाई के बाद सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना आप ही देख लेना, और रात की रसोई तो आपको संभालनी ही है। कुछ देर बाद अंकिता ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है और अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर दिन की रसोई बनाकर भी वो तैयार कर लेती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आती। फिर अर्चना ही उसके फोन पर फोन करती है, तो फोन एक आदमी उठाता है। देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हैं। क्या? हे भगवान, आप मुझे बताइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। अर्चना अपने जेठ और देवर के साथ उस जगह पहुंचती है। फिर सब मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अंकिता के सर पर काफी चोटें आई थी, उन सब ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा। हमें खून की जरूरत है। हाँ, तो मैं तैयार हूं अपनी पत्नी को खून देने के लिए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी। देखिए, हमें सिर्फ ओ पॉजिटिव की ही जरूरत है। हाँ, तो मेरा है ना ओ पॉजिटिव। आप मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी देवरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर अर्चना अपना खून देती है। डॉक्टर अंकिता का इलाज शुरू करते हैं। लगभग 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। फिर अगले दिन जाकर उसको होश आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अर्चना उसके पास ही बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी के मैनेजर का फोन आ जाता है, जो अर्चना पर खूब गुस्सा करता है। अर्चना, ये क्या है, तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? मेरी देवरानी की तबीयत खराब है सर, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आप चाहे तो मेरी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। अंकिता सब कुछ सुन रही थी। जिस जेठानी पर उसने इतने अत्याचार किए, आज वही जेठानी उसके लिए अपनी जरूरत की नौकरी तक छोड़ रही थी। अंकिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अर्चना से माफी मांगती है, अर्चना भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद अंकिता घर लौट आती है, जहां अर्चना उसकी खूब देखभाल करती है और उसका ख्याल रखती है। 1 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर अंकिता ने अपनी एक पहचान वाले से कहकर अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी, जहां उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती, साथ ही पैसे भी अच्छे मिलते। अब अंकिता अर्चना की पूरी तरह मदद करती और दिन के बर्तन भी खुद ही धोती, साथ ही रात की रसोई में भी जेठानी का पूरा हाथ बटाती। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहती।